Morning everyone, how are you? Ma'am, good morning. We are fine, ma'am. ma'am. I'm also fine. I'm fine. You are most Go to bed. and today we are going to start the chapter number 2 of the history, and this is the chapter about new kings and kingdoms. तो अभी देखिए इस चैप्टर में हम लोग किन के बारे में पढ़ेंगे, हमारी मेडिवल हिस्ट्री, जहां पर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 1000 इयर्स का पीरियड है, यानी कि 1000 सालों में क्या हुआ। तो स्टार्टिंग में मेडिवल हिस्ट्री में कौन सा राजा आया था, यानी कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महात्मा बुद्ध आए थे, गौतम बुद्ध आए थे, सॉरी गौतम बुद्ध। इन सभी के बाद अब जो न्यू अंपायर बनता है हमारी मेडिवल हिस्ट्री का, वो कौन सा है। ओके, तो अभी इसमें हम सबसे पहले वाले अंपायर के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा अंपायर था, क्यों फेमस है वो, क्या क्या चीजें उन्होंने कराई, कौन से पार्ट पे शासन कर रहे थे, इनके बारे में कहाँ से पता लगता है, ये सारी चीजें। ओके, तो देखिए चैप्टर भी है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, नए राजा और उनका साम्राज्य। तो अभी नए कौन कौन से राजा आए थे, ये हमें देखिए कब से कब तक पढ़ना है, 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी के बीच में। ओके, यानी कि 700 से लेके 1200 के बीच में जो भी राजवंश आए थे, हमें उनके बारे में पढ़ना है। ओके, क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. तो अभी यहाँ पर देखते हैं। Yes. Many new dynasty emerged after the 7th century. तो 7वीं शताब्दी, यानी कि जैसे ही 7th सेंचुरी का एंड होता है, तुरंत ही बहुत सारे न्यू डायनेस्टी, नए वंश उत्पन्न हो गए थे। मैप 1 में देखिए आपको ये इनमें से कुछ मेजर रूलिंग डायनेस्टी दिए, कुछ नहीं सारी दी है, और ये भी दिया है कि इनका शासन कहाँ कहाँ पर था। तो 7th से लेके 12th सेंचुरी के बीच में कौन कौन से राजवंश आए, उनके बारे में हमें दिया है। देखिए अभी एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो इंद्रप्रस्थ, यहाँ पर कौन थे, चाहमान, पृथ्वीराज चौहान भी इसी में से थे। गुज्जर प्रतिहार, चंदेल, पारमार, अनर्थ वंश, अरब, मंसूरा, यहाँ पर देखिए बेनारस, पाल है, यहाँ पर पहरपुर, यहाँ पर है कामरूपा, कामरूप, कंस, कलिंग, कलिंग, ये यहाँ पर कलिंग का युद्ध भी हुआ था सम्राट अशोक का, आपको याद होगा, जिसने उनकी लाइफ बदल दी थी। यहीं पर उन्होंने कलिंग का ही युद्ध लड़ा था ना, जिसके बाद उन्होंने ये ठान लिया था कि मैं आज के बाद कोई लड़ाई ही नहीं करूंगा, सम्राट अशोक ने। और देखिए किसके बारे में पढ़ना है, राष्ट्रकूट और चोल, चेर, पांड्यास। तो अभी ये केवल नाम दिए हैं, अब हमें इनमें से कौन इंपॉर्टेंट रहा है उनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले ये पैराग्राफ स्टार्ट करने के पहले या फिर किसी राजा के बारे में स्टार्ट करने के पहले ये आपको पिक्चर दिखनी है। सभी को दिख रही है? Yes, ma'am. ये पिक्चर कहाँ पर है? Yes, ma'am. Call relief from Cave 15 एलोरा। तो आपको पता है अजंता और एलोरा की गुफाएं काफी फेमस है हमारे इंडिया में, है ना? अजंता और एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, किसने बनवाई थी ये भी याद होना चाहिए। तो इसमें जो ये पिक्चर्स बनी है, ये वाली ये तस्वीरें गुफाओं के अंदर जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, इसमें देखिए भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को दिखाया गया है। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को दिखाया गया है। और द मैन लॉयन, यानी कि आधे शेर और आधा पुरुष, ऐसे ही थे ना भगवान नरसिंह, जब उन्होंने हिरण्यकश्यप को मारने के लिए ये वाला Yes, ma'am. ऊपर से शेर का धारण किया था और नीचे से ह्यूमन का था, क्योंकि जो हिरण्यकश्यप था उसने भगवान से विश मांगी थी कि मैं ना तो किसी जानवर के हाथों मरूं ना इंसान के हाथों से मरूं। तो इसलिए भगवान जी ने टेक्निक लगा करके ये वाला अवतार लिया था। तो इसमें ना तो ये अभी जानवर है टोटली, ना ही यहाँ पर मनुष्य है, और इसलिए इन्होंने ये वाला अवतार लिया था मारने के लिए। तो ये वाली पिक्चर
किसके टाइम पीरियड में बनवाई गई थी? तो ये बनवाई गई थी राष्ट्रकूट राजवंश जब शासन कर रहा था उनके टाइम पे। किस राजा ने बनवाई, ये भी अभी हमें पढ़ना है। ओके, तो आपको अभी इस पिक्चर के बारे में इतना याद होना चाहिए कि भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पिक्चर कहाँ की है? एलोरा की गुफा की, जो कि महाराष्ट्र में है, और ये राष्ट्रकूटों के काल में बनाई गई थी। इतना याद रहेगा सभी को? चलिए, यस, सभी को याद रहेगा इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें पढ़ना है एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी। नए राजवंश कौन से आए, कैसे आए, कहाँ पर आए, कैसे बने, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो बाय द 7th century there were big landlords और warrior chief in different region of the subcontinent। अब 7th century की अगर बात करें तो हर एरिया में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे। लैंडलॉर्ड यानी कि जमीन के मालिक। तो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे। वॉरियर चीफ यानी कि योद्धा के मुखिया थे, योद्धाओं के मुखिया। एंड हर एरिया पर इस सब कंटिनेंट के यानी कि भारत, एशिया जिसे कहा गया, इस सब कंटिनेंट के अलग अलग एरियाज में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड और योद्धा रहते थे। एक्सिस्टिंग किंग ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट और सामंत। तो राजा इन वॉरियर्स चीफ को और लैंडलॉर्ड्स को, मतलब जो राजा होते थे वो इन लोगों से क्या चाहते थे? वो इन लोगों को सामंत और महासामंत को, मतलब इन्होंने पोस्ट दे दी। देखिए अभी राजा है, राजा के अंपायर में जो लैंडलॉर्ड हैं और जो वॉरियर चीफ होते थे, इनको राजा सामंत या फिर सबऑर्डिनेट मतलब उनको उपाधि दे देते थे और इनको काम भी दे देते होंगे कि आपको ये काम करना है। यानी कि एक लैंडलॉर्ड को भी राजा के थ्रू कोई काम दिया जाता था और जो वॉरियर चीफ है इनको भी कोई काम सौंपा जाता था। तो अब और क्या होता था? दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग और ओवरलॉर्ड। साथ ही राजा ये भी उम्मीद करते थे कि ये जो लैंडलॉर्ड हैं और जो वॉरियर चीफ हैं ये हमारे लिए उपहार भी लेकर आए। बी प्रेजेंट एट द कोर्ट एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। इतना ही नहीं, उनके कोर्ट में, उनके दरबार में गिफ्ट भी लेकर आए और समय पड़ने पर इन्हें मिलिट्री सपोर्ट भी दे, सैनिक सहायता भी प्रदान करे। जो वॉरियर चीफ हैं वो युद्ध के टाइम पर राजा को सैनिक सहायता भी दे। अब देखिए ये सामंत जो है ये राजा को सपोर्ट भी करते थे। क्यों? क्योंकि इनका फायदा था। अगर राजा के फेवर में रहते ये तो इनकी भी पोस्ट बाकी जनता की नजरों में ये लोग भी ऊंचे हो जाते थे। दूसरी चीज, अभी एक और फायदा हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए जो राजा है वो इन सामंत और जो सबऑर्डिनेट होते थे वॉरियर चीफ, इनसे ये उम्मीद करते थे कि ये गिफ्ट लेकर आए और समय बढ़ने पर सैनिक सहायता भी दें हमें। अब आगे देखिए, ये जो सामंत थे, एज सामंत गेन पावर एंड वेल्थ, जैसे ही सामंतों के पास शक्ति आती थी और ये इनके पास काफी सारा पैसा इकट्ठा हो जाता था, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी महासामंत। ये अपने आप को सामंत के बजाय महासामंत घोषित कर देते थे या फिर महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे, यानी कि द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और रीजन, यानी कि उस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुखिया, जिसे महामंडलेश्वर कहा जाता है। ओके, तो ये सामंत यानी कि देखिए राजा को अपने फेवर में कर लिया। अब बाकी लोगों को, जो प्रजा थी, उन्हें ये लगता था कि ये राजा के फेवर में है, तो इसलिए ये सामंत और वॉरियर चीफ जो भी लोगों को करने को कहते थे वो करते थे। इससे इनकी पोस्ट ज्यादा ऊंची हो जाती थी, ताकतवर हो जाते थे। ये लोग टैक्स भी ले सकते थे क्योंकि प्रजा को ये लगता था कि हमारा राजा जो है उसने ये काम सौंपा होगा। तो एक टाइम बाद इन लोगों की पावर बढ़ गई और जैसे ही पावर बढ़ी इन लोगों ने खुद को महामंडलेश्वर घोषित कर दिया। और इतना ही नहीं, जिस राजा के अधीन होते थे ये लोग, उस राजा से स्वतंत्र हो जाते थे, यानी कि उसी राजा के ऊपर अटैक, जैसा कि चंद्रगुप्त ने किया था। अभी याद होगा आपको चंद्रगुप्त के बारे में, याद है ना? चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हरा करके ही तो शासन लिया था, चाणक्य ने उसकी हेल्प की थी, याद है ना?
तो ऐसे ही ये महासामंत करते थे, जैसे ही इनके पास पावर आई, पैसा आया, तुरंत इन्होंने खुद को महामंडलेश्वर घोषित कर दिया, उस पूरे क्षेत्र का स्वामी। Sometimes they asserted their independence from their overlord, और कभी कभी ये राजा से मुक्त हो जाते थे, मैंने आपको बताया भी, यानी कि जैसे ही ताकतवर हुए इन्होंने राजा से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया कि अब हम राजा के अधीन नहीं रहेंगे, क्योंकि हम भी काफी पावरफुल हो गए हैं। चलिए अब इसी का एक एग्जांपल दिया है, ऐसा किसने किया था। तो वन सच इंस्टेंस वाज दैट ऑफ द राष्ट्रकूट इन दक्कन। तो दक्कन प्लेटिंग जो कि साउथ में है, दक्कन के राष्ट्रकूट राजाओं ने ऐसा किया था। स्टार्टिंग में ये लोग सामंत थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, क्योंकि ये पावरफुल हो गए बाद में। देखिए शुरुआत में इनिशियली, यानी कि शुरुआती दौर में ये लोग चालुक्यों के अधीन थे। चालुक्यों ने इनको अपनी प्रजा का सामंत घोषित किया कर्नाटका में। तो 8th सेंचुरी के और स्टार्टिंग में, यानी कि 7th सेंचुरी के स्टार्ट में चालुक्य राजवंश था, और इनके राजवंश में राष्ट्रकूट सामंत के रूप में थे। और मिड 8th सेंचुरी आते आते दंतीदुर्ग, जो कि एक राष्ट्रकूट चीफ था, इसने चालुक्यों के शासन को उखाड़ फेंका, यानी कि इसने जैसे ही पावर मिली इसे, इसने चालुक्य राजा को हरा दिया और खुद राजा बन गया उस अंपायर का, जैसा अभी चंद्रगुप्त ने किया था। ओके, याद हो गया सभी को। तो दंतीदुर्ग ये एक राजा का नाम है, दंतीदुर्ग जो कि राष्ट्रकूट वंश का था, जिसने अपने ऊपर शासन कर रहे चालुक्य राजा को हरा दिया। अभी चालुक्य किंग कौन था उसका नाम नहीं दिया है, लेकिन राष्ट्रकूट किंग जिसने हराया था उसका नाम दिया है आपको। तो ये दंतीदुर्ग थे जिन्होंने जो राष्ट्रकूट वंश से थे, जिन्होंने चालुक्य राजा को हरा दिया। और इतना ही नहीं, अब देखिए ये एक नीची कास्ट से बिलोंग करते थे, तो जनता इन्हें अपना राजा नहीं भी मान सकती थी, क्योंकि हमने पढ़ा है हमारे सोसाइटी में पहले वर्ण आश्रम था, यानी कि ब्राह्मणों की सबसे ऊंची पोस्ट थी, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र, फिर वैश्य और शूद्र, ऐसा ही था ना वर्ण व्यवस्था में। हम लोग पढ़ चुके हैं 6th क्लास में, ऋग्वेद में ऐसा बताया गया है कि हमारे समाज में सबसे ऊंची पोस्ट ब्राह्मणों की थी, फिर क्षत्रिय आते थे, फिर वैश्य आते थे, और सबसे नीचे शूद्र आते थे। यही पढ़ा था ना हमने। तो इसमें से जो क्षत्रिय वंश था, क्षत्रिय वंश का काम क्या था, लड़ाई करना। तो अभी ये जो राष्ट्रकूट राजा बना है दंतीदुर्ग, ये क्षत्रिय वंश का नहीं था, और इसलिए जब इसने चालुक्य किंग को हराया तो इसे एक डर और था कि कहीं प्रजा मुझे राजा के रूप में स्वीकार ना करे। तब जानते हैं आप लोग क्या किया था फिर दंतीदुर्ग ने, इसने एक यज्ञ कराया, एक रिचुअल परफॉर्म किया, जिस यज्ञ का नाम था हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ कराया था, जिसे गोल्डन वॉर्म यानी कि स्वर्ण उदर भी कहा जाता है। और ये यज्ञ कराने के बाद मान्यता ये थी कि भले ही हम लोग जन्म से क्षत्रिय नहीं है, लेकिन अगर ये यज्ञ करा लेते हैं तो हम क्षत्रिय माने जाएंगे। तो चालुक्य, ये जो राष्ट्रकूट किंग दंतीदुर्ग था, इसने ब्राह्मणों की हेल्प से हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ कराया, और इसके बाद ये क्षत्रिय माने गए। ये जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने ये यज्ञ करा लिया तब उसके बाद इन्हें क्षत्रिय समझा जाने लगा। ओके, तो अभी सभी को याद हो गया है दंतीदुर्ग के बारे में। ये राष्ट्रकूट वंश से थे, जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन इन्होंने हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ कराया था ब्राह्मणों की मदद से, और उसके बाद ये इन्हें क्षत्रिय माना जाने लगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। Yes, ma'am. अब आगे और क्या बताया है, इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज द मिलिट्री स्किल टू कार्व आउट किंगडम। तो अब देखिए, केवल अभी हमें यहाँ पर दंतीदुर्ग के बारे में बताया है, कुछ और भी लोग थे। इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल टू कार्व आउट किंगडम। देखिए अब बहुत सारे लोग केवल दंतीदुर्ग ही नहीं,
और भी ऐसे लोग आए जिन्होंने अपने मतलब जो परंपरा चली आ रही थी कि हमें वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग यही काम करना है, तो उन्होंने अपना वो निर्धारित काम छोड़ के दूसरा काम अपना लिया। कौन कौन थे ऐसे? देखिए, जिन्होंने अपनी एंटरप्राइजिंग फैमिली स्किल को छोड़ के मिलिट्री स्किल को अपनाया और अपने अंपायर को खड़ा किया। कौन कौन से थे ऐसे? एक तो कदम्ब मौर्य शर्मन, गुज्जर प्रतिहार। देखिए, ये जन्म से ब्राह्मण थे दोनों। अभी हमने दंतेल के बारे में पढ़ा है कि ये एक नीची कास्ट के थे, लेकिन इन्होंने जब यज्ञ करा लिया तब इन्हें क्षत्रिय माना जाने लगा। लेकिन दूसरी चीज एक और हुई, जो ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों ने अपने पूजा पाठ छोड़ के क्षत्रिय धर्म अपना लिया। कौन कौन से थे ऐसे? कदम मौर्य शर्मन एंड गुज्जर प्रतिहार। हरिचंद्र वर ब्राह्मण्स, तो ये ब्राह्मण्स थे, बट इन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ दिया, अपने पारंपरिक व्यवसाय पूजा पाठ को छोड़ दिया और क्या बन गए? इन्होंने भी and took to arms, successfully establishing kingdom in Karnataka and Rajasthan respectively. तो इन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ के शस्त्र अपना लिए, यानी कि ये भी राजा बन गए और इन्होंने भी अपना अंपायर स्थापित किया। तो अभी ये सारे ब्राह्मण वंश से हैं। कदम मौर्य शर्मन, गुज्जर प्रतिहार, हरिचंद्र, ये सारे ही ब्राह्मण हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भी क्षत्रिय वंश अपना लिया, अपने पारंपरिक पेशे को छोड़ के। पूजा पाठ करनी चाहिए थी इन्हें क्योंकि ये तो ब्राह्मण थे, बट इन्होंने उसे छोड़ दिया और क्या बन गए? राजा बन गए। चलिए, अब हम ये पढ़ेंगे कि इस टाइम के जो किंग्स थे उन्होंने अपने आप को किस टाइप के टाइटल दिए थे, वो प्रजा से खुद को क्या बुलवाना चाहते थे। तो देखिए, अभी यहाँ पर है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। तो इनके साम्राज्य में सैनिक संचालन, प्रशासन व्यवस्था कैसी थी? तो मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल। ये जो राजा बने थे, नए नए राजा, ये अपने आप को बहुत ही ऊंची पोस्ट, ऊंचा टाइटल दिलवाते थे, जैसे कि महाराजाधिराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग, सारे राजाओं का राजा। अगर आपने कोई किंग वाली फिल्म देखी हो तो उसमें कहा जाता है सम्राटों के सम्राट पधार रहे हैं, ऐसे ही कहा जाता है ना। तो ये जो किंग्स थे ना, ये भी अपने आप को बड़े बड़े टाइटल दिलवाना चाहते थे, जस्ट लाइक महाराजाधिराज। केवल महाराजाधिराज ही नहीं, और भी क्या कहलवाते थे? त्रिभुवन चक्रवर्ती। त्रिभुवन यानी कि तीनों लोकों में, अभी 3 लोक माने जाते हैं, एक स्वर्गलोक, मृत्युलोक और एक नरक लोक। तो ये राजा अपने आप को तीनों लोगों का स्वामी भी कहलवाना चाहते थे, एंड सो ऑन। तो इतने बड़े बड़े टाइटल थे इनके, महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीनों लोगों का स्वामी, ये सारे टाइटल ये लोग अपने लिए कहलवाते थे। However, in spite of such claims, they often shared power with their Samant as well as with association of peasant traders and Brahmins. तो इतने सारे दावों के बावजूद भी ये अपनी पावर किसके साथ शेयर करते थे? देखिए, सामंतों के साथ, एंड इनकी एक संस्था थी, किसान भी थे इनके अंपायर में, व्यापारी भी थे और ब्राह्मण भी थे। तो अभी इनका रिश्ता कैसा था सामंतों के साथ? सामंतों के साथ तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सामंतों को ये लोग, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते थे, इनको ये काम सौंपते थे कि आपको पूरी जनता से टैक्स कलेक्ट करना है और हमें देना है, और इतना ही नहीं, जब हमें जरूरत पड़े तब मिलिट्री सपोर्ट भी देना है। लेकिन राजा के अपनी प्रजा में किसानों, व्यापारियों और ब्राह्मणों के साथ कैसे रिलेशनशिप थे, ये पढ़ना है हमें। तो वो देखिए, इन ईच ऑफ दिस स्टेट रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर। अब यहाँ पर टैक्स कलेक्ट किया जाता था, राजा टैक्स कलेक्ट करवाते थे। जो पीजेंट होते थे या फिर कैटल कीपर होते थे, जानवरों को पालने वाले पशुपालक, या फिर जो आर्टिजन होते थे, चित्रकार होते थे, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produce। तो इन लोगों को जो भी इनकी उपज होती थी, जो इनकी पैदावार होती थी, जो इनका काम होता था, दैट मींस कि किसान ने भी जितना उगाया उसको अपने अनाज का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में दे देना पड़ता था। ये जो कैटल कीपर होते थे, इन्हें अपने जानवरों का ये अपने जानवरों को दे देते थे टैक्स के रूप में। एंड जो आर्टिजन होते थे, कलाकार, ये कैसे टैक्स पेमेंट करते थे?
तो इनको राजा के दरबार में, जैसे अभी मान लो इन्होंने पूरा मंथ के 30 दिन काम किया, तो 30 में से एक वीक के लिए या 4 डेज के लिए इनको राजा के दरबार में रख दिया जाता था कि 4 दिन तुम राजा के लिए सामान बनाओगे। तो इस टाइप से टैक्स कलेक्ट करने की प्रथा थी, और ये सभी लोग मतलब जैसा पॉसिबल होता था उस अकॉर्डिंग ये क्या करते थे, अब राजा को टैक्स पे करते थे। Sometimes these were claimed as rents due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. तो देखिए कभी कभार किराया भी लिया जाता था। जिन जैसे अभी आज हम टैक्स पे करते हैं ना, जिसके पास जितनी बड़ी प्रॉपर्टी उतना बड़ा टैक्स, तो ऐसे ही पहले के टाइम पे भी था। जो लैंडलॉर्ड थे वो अपनी जमीन पे जितनी उपज होती थी उसका कुछ हिस्सा एज अ रेंट पे करते थे राजा को टैक्स के रूप में। और व्यापारियों से भी टैक्स लिया जाता था। जो दूसरे एरिया से आते थे ना, कैमल पे या हॉर्सेस पे सामान लोड करके बेचने आते थे इस एरिया में, उनसे भी टैक्स लिया जाता था। अब देखिए चोल अंपायर के टाइम पे टोटल 400 टैक्सेस माने गए हैं। उस टाइम पे 400 कर लिए जाते थे। अभी देखिए कौन कौन से टाइप के टैक्स लिए जाते थे। The inscription of the Cholas who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms of different kinds of taxes. तो तमिलनाडु में चोल अंपायर हुआ था, और चोल अंपायर में क्या पता लगता है कि चोल अंपायर में 400 प्रकार के कर लिए जाते थे, 400 टाइप्स के टैक्स। अब देखिए सबसे जो अधिक जो लिया जाता था वो था वेट्टी। वेट्टी नाम का कर लिया जाता था। टेकन नॉट इन कैश बट फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। तो ये कैश पेमेंट नहीं ली जाती थी कि जैसे आज के टाइम पे हम लोग टैक्स पे करने जाते हैं कैश पेमेंट करते हैं, वहां पर कैश नहीं होता था। कैसे देते थे ये लोग? बेट्टी कर जो लेबर होते थे, यानी कि भी जो मजदूर वर्ग है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिजन है, अगर मान लो 30 डेज वो लोग इनकम कर टोटल 30 डेज कमाते हैं, तो उसमें से 4 या 5 दिन या फिर 1 वीक का जो 1 वीक उन्हें राजा के दरबार में रह के उसके लिए काम करना पड़ता था। यानी कि ये अपनी मजदूरी के रूप में राजा को टैक्स पे करते थे। There was also taxes on thatching the house, जिसको अपने घर पे छप्पर डलवानी होती थी पहले वो भी टैक्स देता था। The use of a ladder to climb palm tree, अगर किसी को ताड़ के पेड़ पर चढ़ना हो सीढ़ी लगाकर, तो उसे सीढ़ी लगाने के पहले टैक्स देना पड़ता था। Assess on succession to family property etc. साथ ही किसी को अगर अपने पिता की प्रॉपर्टी चाहिए तो पिता की प्रॉपर्टी को पाने के पहले भी टैक्स देना पड़ता था। क्या आज इस टाइप के टैक्स लिए जाते हैं? यस, नहीं लिए जाते ना। No, ma'am. चलिए अब राजा इतने सारे टैक्स लेने के बाद करते क्या थे? तो these resources were used to finance the king's establishment. अब इन सारे टैक्सेस का उपयोग राजा अपने एस्टेब्लिशमेंट के लिए, अपने राज्य की स्थापना के लिए करते थे। As well as the construction of temples and forts. साथ ही महल बनवाने के लिए, किले बनवाने के लिए भी राजा इन टैक्स वाले रुपयों का यूज करते थे। They were also used to fight war. लड़ाई में सैनिकों को वेतन देने के लिए या फिर अस्त्र शस्त्र के लिए भी ये लोग खर्च करते थे, which were in turn expected to lead the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade route. अब देखिए कभी कभार क्या होता था, रास्ते में प्लंडर हो जाता था, यानी कि लूटपाट। तो बहुत बार जब व्यापारी आते थे ना, तो राजा के सिपाही उन व्यापारियों का सामान लूट लेते थे। तो इसलिए जो व्यापारी होते थे उनके साथ समझौता होता था, एग्रीमेंट, और वो व्यापारी ये स्वीकार कर लेते थे कि लूटेंगे नहीं आप लोग, लूटपाट नहीं मचाएंगे, हम अपनी इच्छा से आपको टैक्स पे करेंगे। ओके, समझ आ गया सभी को? तो यानी कि भी जो व्यापारी आते थे दूसरे देशों से, वो भी टैक्स पे करते थे राजा को। नहीं तो अगर नहीं करते थे तो उन्हें लूट लिया जाता था। नहीं दोगे तो लूट जाओगे पूरी तरह।
चलिए आगे और क्या बताया, द फंक्शनरीज फॉर कलेक्शन रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड पोजीशन वर ऑफन हेरिडेटरी. This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the king held this position. तो अब देखिए ये टैक्स कलेक्ट करने का काम आखिर करता कौन था, कौन होगा हेड, किसे काम सौंपा जाएगा टैक्स कलेक्ट करने का. तो ये अधिकतर प्रभावी परिवार होते थे, यानी कि जो फैमिली लैंडलॉर्ड है या बहुत ज्यादा वेल्थी है जो जिस गांव में, उसको ही टैक्स कलेक्ट करने का काम सौंपा जाता था. अभी होता भी ऐसे ही है ना, जिसके अंडर सभी लोग हैं, जिससे सभी लोग डरते हैं, जिससे सभी लोगों की जरूरतें पूरी होती थी, तो मोस्टली ऐसे पर्सन को सेलेक्ट करके ही काम दिया जाता था. और मोस्टली जो टैक्स कलेक्ट करने वाला जो हेड होता था, ये पोजीशन हेरिडेटरी होती थी, यानी कि वंश पर आधारित होती थी. यानी कि अगर पिताजी टैक्स कलेक्ट करते थे तो उनका जो बेटा होगा वो टैक्स कलेक्ट करेगा, किसी और फैमिली से नहीं कहा जाएगा. तो जिसके पापा टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे, उनके आने वाले वंशज भी वही काम करते थे. एंड ये पोजीशन आर्मियों के भी लिए थी, यानी कि भी जिसके फादर आर्मी में थे, सैनिक थे, उसका बेटा भी सैनिक बनेगा. इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशन. और अधिकतर देखा गया है इस मेडिकल हिस्ट्री में कि ये जो पोस्ट है ये राजा के बहुत ही करीबी व्यक्तियों को दी जाती थी. ओके, चलिए अभी हम लोग प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. अभी आज जितना पढ़ा है एक बार मैं दोबारा रिवाइज कराती हूँ. नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे. तो आज अभी जितना पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद रहे, भूले ना हमें. देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, 7वीं शताब्दी की शुरुआत में, 7th सेंचुरी की स्टार्टिंग में हमारी मेडिकल हिस्ट्री शुरू होती है. जो सबसे पहला किंग था राष्ट्रकूट, जो कि राष्ट्रकूट राजा जिसने चालुक्यों को हराया, कर्नाटक के चालुक्यों को हराया. और ये एक नीची कास्ट से थे, लेकिन इन्होंने एक यज्ञ कराया था, हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ. और इसके बाद इन्हें चालुक्य माना जाने, इसके बाद इन्हें क्षत्रिय माना जाने लगा. और ये यज्ञ उन्होंने ब्राह्मणों की हेल्प से कराया था. दूसरी चीज और क्या पढ़ा था हमने, इसके अलावा यानी कि भी राष्ट्रकूट राजा के अलावा कुछ ऐसे भी राजा थे जो जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने अपने ब्राह्मणत्व को त्याग कर क्या बन गए, वो लोग क्षत्रिय बन गए. क्योंकि इनके माइंड में ये चल रहा था कि हम लोग ब्राह्मण नहीं बनेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, हम लोग राजा बनेंगे, अपने अंपायर को बढ़ाएंगे. तो ये कौन कौन थे अभी, कदम, मौर्य शर्मन, गुज्जर प्रतिहार एंड हरिश्चंद्र. तो ये ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को त्याग के शस्त्र अपना लिया था. तो कर्नाटक और राजस्थान में थे ये लोग. अब दूसरी चीज देखिए, अभी हमने और क्या पढ़ा है कि राजा अपने आप को टाइटल किस टाइप के देते थे, तो महाराजाधिराज, त्रिभुवन, चक्रवर्ती, तीनों लोगों का स्वामी, इस टाइप के अपने आप को टाइटल देते थे राजा. एंड और क्या पढ़ा था हमने कि ये लोग अपने प्रजा से टैक्स भी कलेक्ट करते थे. और टैक्स कलेक्ट किस रूप में होता था, मजदूरी के रूप में. तो किसान अपनी उपज का हिस्सा देते थे, जो पशुपालक थे वो अपने जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्ट को या फिर अपने किसी जानवर को दे देते थे टैक्स के रूप में. आर्टिजन क्या करते थे, ये राजा के दरबार में 1 या 2 दिन रह के उनके लिए सामान बनाते थे. तो जो जिस टाइप से टैक्स पे कर सकता था उस टाइप से करता था. अभी हमने ये भी पढ़ा है कि जो ट्रेडर्स आते थे, जो व्यापारी आते थे, इनसे भी टैक्स लिया जाता था. क्योंकि पहले इनके साथ लूटपाट की जाती थी, बाद में ये लोग एग्री हो गए कि नहीं हम लोग टैक्स पे करेंगे, तो ये लोग भी टैक्स पे करने लगे. और एक चीज भी हमने और पढ़ी थी कि चोल अंपायर में लगभग 400 टैक्सेस के बारे में बताया गया है कि राजा जो है वो 400 अलग अलग प्रकार के टैक्स अपनी प्रजा से वसूलता था. तो इसमें से देखिए 2-3 आपको बताए भी हुए हैं. अगर अपने घर पे छप्पर डलवाना हो तो टैक्स पे करना है, अगर सीढ़ी लगाकर ताड़ के पेड़ पर चढ़ना हो तो सीढ़ी लगाने के लिए भी टैक्स पे करना है. इसके अलावा अगर किसी बेटे को अपनी पापा की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए होता था
तो उसको जब तक वो टैक्स नहीं पे करता था उसे अपनी प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी। तो इस टाइप के टैक्सेस लिए जाते थे। अब दूसरी चीज, जो राजा 400 प्रकार के जो टैक्स लेता था, यानी कि अभी बहुत सारी इनकम हो रही है राजा को, वो उसे खर्च कहाँ करता था, तो वो उसे मंदिर बनवाने में, अपने किले बनवाने में यूज करते थे। इसके अलावा युद्ध पर खर्च करते थे। एंड और किस पे खर्च कर मतलब लड़ाई में जो हथियार, सैनिक, इन सभी पर खर्चा करते थे। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो व्यापारी थे इनके साथ भी लूटपाट की जाती थी। जो दूसरे एरिया से व्यापारी आते थे, बाद में ये लोग भी टैक्स पे करने लगे। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि टैक्स कलेक्ट करने का काम कौन करता था, कोई प्रभावित फैमिली होती थी। और ये पोजीशन हमेशा ही हेरिडेटरी होती थी, वंश पर आधारित होती थी। आर्मियों के भी लिए सेम यही था, ये भी पोस्ट हेरिडेटरी होती थी, यानी कि जो सैनिक है उसकी फैमिली मेंबर्स, उसकी आने वाली जो जनरेशन होगी वो भी आर्मी ही बनेगी। और अधिकतर टैक्स कलेक्ट करने का काम किसको दिया जाता था, जो राजा के क्लोज रिलेटिव होते थे। ओके, समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे भी इनके बारे में पढ़ेंगे, और इसमें एक चीज और पढ़नी है हमें अभी। हमारी हिस्ट्री में एक लड़ाई बहुत ज्यादा फेमस है, वो है ट्री पार्टी स्ट्रगल, त्रिपक्षीय युद्ध। तो इस ट्री पार्टी स्ट्रगल में, जो काफी फेमस है हमारी हिस्ट्री में और बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो अभी अगली क्लास में हमें पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है। तो हम ये पढ़ेंगे कि इस ट्री पार्टी स्ट्रगल में, ये ट्री पार्टी स्ट्रगल में था क्या। तीन राजवंश थे, कभी एक जीत जाता था, दूसरा हरा देता था, फिर कभी दूसरा जीत जाता था, तीसरा जो है वो दोनों को हरा देता था। तो ये जो तीन वंश थे ना, ये काफी टाइम तक लड़े थे। कभी एक जीतता था, कभी दूसरा जीतता था, कभी तीसरा जीत जाता था। तो ये तीन राजवंश कौन से थे, और फाइनली उस राजवंश में से एंड में कौन जीता, ये हमें पढ़ना है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, ये देखिए आपको दिया भी है ट्री पार्टी स्ट्रगल, और ये लड़ाई हो क्यों रही थी एक्चुअल में, ये भी पढ़ना है हमें। चलिए, तो अभी आज जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? Yes, ma'am. ओके, पढ़ेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye.